Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the plasma membrane and the nucleus. Today we will study the different cell organelles and their functions. So let's start with the content reading and the explanation of the topic. Till cytoplasm we have studied. If you have any doubt or you have to revise, then watch the previous videos. Okay. So today's topic is mitochondria. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें ये किचन का काम करता है या पावर हाउस का काम करता है. मतलब जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है. जो आपकी बॉडी वर्क करती है उसके लिए जो भी एनर्जी की नीड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होता है. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में उसको कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियन. ओके. दे आर टिनी ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनल. ये छोटे ओवल शेप के यानी लगभग अंडा शेप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ओवल जो हमारा एग होता है वो ओवल शेप का होता है. ठीक है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ओवल शेप के होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से. ओके. तो ये ओवल शेप के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में. तो एक बार साइटोप्लाज्म में फिर से बता देती हूँ. साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये किस चीज़ में एम्बेडेड होते हैं? ये एम्बेडेड होते हैं, ये जो इस खाली स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड से गाढ़ा फ्लूइड होता है, थिक लिक्विड कह सकते हो आप, यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं. तो ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके. तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है इसी तरह से इस साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में ऐसे धसा हुआ प्रेजेंट होता है. ओके. तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ओवल शेप का होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल बोथ. ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है. Mitochondria produces energy during respiration or oxidation of food into energy molecule called ATP molecule. Mitochondria क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. कब? रेस्पिरेशन के दौरान. दो चीज़ होती है, एक होती है ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर होता है ये आप मुझे बताएंगे या आप इस पर एक नोट लिखेंगे या डिफरेंस लिखेंगे. ये आपका असाइनमेंट वर्क है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ठीक है. क्या होता है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्रोड्यूस होती है. या जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है यानी जब खाना पचता है, खाने का फूड का ब्रेकडाउन होता है, तब जो फूड का ब्रेकडाउन सिंपल कंपोनेंट्स में होता है उस समय जो भी आप खाना खाते हैं उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और उस एनर्जी को बायोलॉजी की भाषा में आप ATP कहते हैं, मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. उस एनर्जी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है खाना खाने के बाद. खाना खाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ATP प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. ATP प्रोवाइड क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है. किसको? सेल्स को, जिससे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. ओके. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस वजह से उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. पावर हाउस किसको कहा जाएगा? जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. आप घर के लैंग्वेज में आप नॉर्मली कहते हैं कि पावर हाउस से बिजली कट गई है, मतलब जहाँ से बिजली पैदा होकर के निकल रही है, लोगों के घरों तक जा रही है, वहीं से बिजली
कट गई है, तो वो क्या था, पावर हाउस, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नाउ वैक्यूल्स are the sac like structure that occupy most of the space in the cell। कह रहा है ये जो वैक्यूल्स होते हैं, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स इस तरह से छोटे छोटे एम्बेडेड प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन किसी भी सेल का कवर करते हैं, ओके, इस तरह से। तो ये सैक लाइक थैलानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी सेल का सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। वैक्यूल्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। वैक्यूल किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फूड के स्टोरेज में, वाटर के स्टोरेज में, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी इकट्ठा करके रखते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या है? फूड का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज और वेस्ट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज देन इन एनिमल सेल। कह रहा है कि एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी साइज छोटी होती है, वहीं पर जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। ओके, नाउ प्लास्टिड्स। आपको पता है प्लांट्स में आप देखते हैं जो ग्रीन कलर की पत्तियां दिखती हैं, आपको ग्रीन कलर की लीव्स जो आपको दिखती हैं, वो ग्रीन कलर कहाँ से आता है? वो ग्रीन कलर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्लास्टिड से आता है, ठीक है। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये डिस्क जैसे होते हैं, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर दो लेयर होती है इस तरह से, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। लेयर के बाद अंदर जब आप देखेंगे तो अंदर यहाँ पर ऐसे सिक्के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है कई सारे, और यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल कह सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जहाँ पर खाना बनना शुरू होता है। खाना बनता कहाँ पर है? प्लास्टिड में। और खाने से एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। खाना बनता कहाँ है? प्लास्टिड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए खाना बनता है हमारे प्लास्टिड में, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तब उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, so plastids are disc shaped structure of different colors depending on the pigment that present in the plant cell। प्लास्टिड जो होते हैं वो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उनमें पाया जा रहा है। डिफरेंट कलर होते हैं तो यहाँ से ये भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि प्लास्टिड जो है उनके पास डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। फ्लावर के लिए रेड, रोज़ के लिए रेड, जैस्मीन के लिए वाइट, ट्यूलिप के लिए आपका येलो या पर्पल जो भी होता है, या लीव्स के लिए ग्रीन, स्टेम के लिए आपका थोड़ा सा ब्राउनिश, ये होता है प्लास्टिड्स। लेकिन जो लीव्स में जो प्लास्टिड होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ओके, प्लास्टिड कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। द पिगमेंट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो द्रव्य यानी कि पिगमेंट हमारे लीव्स में या हमारे प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट्स की मदद करता है। कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना भोजन बनाने के लिए यह क्लोरोफिल प्लांट्स की मदद करता है। ठीक, हेंस क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। मतलब जो एनर्जी है या खाने का जो प्रोडक्शन होना है वो प्लास्टिड के जो क्लोरोफिल वाला क्लोरोप्लास्ट सेल्स है उन्हीं में होना होता है। द प्लास्टिड्स दैट हैव पिगमेंट अदर देन ग्रीन। ऐसे प्लास्टिड जिनके पास पिगमेंट्स हों ग्रीन के अलावा, क्लोरोफिल के अलावा अगर कोई कलर है तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। जैसे कि
फ्लावर्स में होता है, कोई रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो होता है, कोई वाइट होता है। तो वो कौन कौन से, वो अलग अलग डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं और उनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर द अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स दैट आर कलरलेस। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भी एक तरह का प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है, जिनमें कोई भी कलर नहीं होता है। ओके, तो प्लास्टिड्स जो होती हैं इनमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट, सफ़ेद भी नहीं कह सकते, वो कलरलेस पानी जैसा होता है। ओके, नाउ एक लिखा हुआ है मोर टू नो। Xanthophyll are yellow colored pigment which are mostly found in fruits such as papaya। कह रहा है जो क्रोमोप्लास्ट था, अभी क्रोमोप्लास्ट मतलब डिफरेंट कलर वाले, उनकी एक वैरायटी होती है ज़ैंथोफिल। और ये जो ज़ैंथोफिल है ये पपाया, ऑरेंज, इन सब टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। ओके, द अदर सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्कस्ड हियर। कह रहा है ये कुछ एकदम से मेन खास थे। अब जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, राइबोसोम्स आर द स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दीज मे बी फाउंड आइदर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। इसके लिए सबसे पहले आपको सेल के स्ट्रक्चर में जाना होगा और देखना होगा कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है, ये देखेंगे हम। ये है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देख रहे हैं ये था आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। और राइबोसोम्स आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में इसी तरह से एम्बेडेड प्रेजेंट है यहाँ पर। ये छोटे छोटे रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स कुछ होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो इनके साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं, इनके साथ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो इनके साथ इस तरह से यहीं पर लगे हुए अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मान लीजिए खाना आपका पच गया और प्रोटीन के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर हुआ। अब इस प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी कौन निकालता है, प्रोटीन को ब्रेक कौन करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कर लिया, वो ठेका ले लिया है, लेकिन जो भी है वो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं बल्कि राइबोसोम्स की होती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं छोटे छोटे। ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब और चैनल दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस विद इन द सेल। अब ये भी आपने देखा पर्पल कलर का आपको दिखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं, ट्यूब नुमा होते हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और इनका काम होता है किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। दीज ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली, इसको सिस्टर्नी भी कहा जाता है। कनेक्ट द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका काम क्या होता है। सपोज ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कि ये यहाँ पर ऐसे ट्यूब जैसे चैनल जैसे बने होते हैं। इनका काम होता है बाहर से सपोज कोई चीज़ हमें न्यूक्लियस तक पहुँचानी है तो क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको ले लेता है और फिर न्यूक्लियस तक पहुंचा देता है। तो अगर बाहर से सीधा न्यूक्लियस तक किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हो जाता है। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी अभी हमने पढ़ा था
कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर फ्री होते हैं आपस में। तो जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से जुड़ जाते हैं, के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो अभी ट्यूब जैसा था, अभी वो खुरदुरा हो गया क्योंकि उस पर राइबोसोम्स चिपक गए हैं, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम उनसे अटैच नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आता है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं? आप देख रहे हैं जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। द गोल्जी बॉडीज़ आर द स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। गोल्जी बॉडीज़ आर नेम्ड आफ्टर द फेमस बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी जो गोल्जी बॉडीज़ हैं इनका नाम गोल्जी बॉडी कब रखा गया? जब फेमस साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज करी, इसके बारे में बताया। दे हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज एंजाइम एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स। गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या होता है? ये एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। ओके, एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स को ये सिक्रीट करती हैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। However, they are not well formed in plant cell and are called dictyosome. ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये वेल डेवलप्ड होती हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं। वहीं पर ये प्लांट सेल में पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इनको प्लांट बॉडी में डिक्टियोसोम कहा जाता है और एनिमल में गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। ओके, नाउ लाइसोसोम्स। Lysosomes are small sac-like structures surrounded by a single membrane. Lysosomes जो होते हैं वो छोटे small sac-like structure होते हैं, जिस तरह से वैक्यूल्स होता है कुछ उसी तरह से ये भी होते हैं। They contain strong digestive enzymes. जो lysosomes होता है उसमें digestive enzymes होती हैं जो क्या करता है? फूड मटेरियल्स को ब्रेक करता है और उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स चोट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से उनमें दिक्कत आ जाती है, कट फट जाती है सेल्स। वो क्या करता है लाइसोसोम्स? वो उन सेल्स को डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है, जिससे वो और भी सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे ही अगर बाहर से कोई फॉरेन बैक्टीरिया या हार्मफुल चीज़ें आई हुई हैं उनको भी लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय कर देता है या डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे वो बैक्टीरिया आगे कोई बीमारी कॉज ना कर पाए। ओके, तो लाइसोसोम्स क्या होता है? इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेल के अंदर अच्छे से कोई फंक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती है और ऐसा लगता है कि वो सेल अपने अगल बगल के सेल को दिक्कत कर सकता है, परेशान कर सकता है, या उसकी वजह से अगल बगल के सेल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कंडीशन में वो लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके अपने आप को यानी अपने सेल को ही ख़त्म कर देता है, उसी को मार देता है और डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कटे फटे सेल्स को डाइजेस्ट कर लेती हैं। जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, वेस्ट होता है या फूड होता है, उन चीज़ों को भी डाइजेस्ट करती हैं। और under certain circumstances they release some digestive enzyme which can break down cell organelles and due to this they are also called the suicide bag. और कभी कभी जब सेल की कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं रहती और ऐसा फील हो कि वो अगल बगल के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको दिक्कत कर सकता है, ऐसे कंडीशन में जो लाइसोसोम्स है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसके वजह से इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ओके, नाउ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। जो सेंट्रोजोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं होते हैं। दे लाई जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड आर फाउंड इन पेयर्स। ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के जस्ट बाहर पाए जाते हैं और पेयर्स में होते हैं, ये कभी सिंगल नहीं होते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं।
These consist of two small tube-like structure called centrioles that helps in cell division by forming spindle fiber. जो सेंट्रोसोम होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, एकदम साइटोप्लाज्म में तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होते हैं और ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब जैसी बॉडी होती है, कुछ इस तरह की, ऐसा, ठीक है। स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। इनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है जो सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं। मतलब जब सेल, एक सेल टूट के दो सेल में बनता है उस समय ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं या सेंट्रियोल्स होते हैं या सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये मदद करते हैं सेल डिवीजन के टाइम। ओके, नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट में प्लास्टिड होता है, क्यों? क्योंकि ग्रीन पिगमेंट या फ्लावर का कलर, क्रोमोप्लास्ट, ये सारी चीज़ों की नीड होती है। वहीं पर इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर कलर के लिए कोई पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मेलानिन होता है, हार्मोन होता है वो। तो ये जो है हमारा प्लास्टिड, ये एब्सेंट होता है एनिमल में। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, वहीं पर एनिमल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वहीं पर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। So today we have completed our chapter and tomorrow I will share the exercises of this chapter. That's all for today guys. Thank you everyone.